नमस्कार। वन दरोगा मुख्य परीक्षा के सिलेबस में दिए गए आज एक ऐसे चैप्टर की बात करने जा रहे हैं जो इसी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे पीसीएस हो गया, वनडे हो गया, या सेंट्रल लेवल में भी जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, उनमें इससे 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं, यानी आना ही आना है। तो वो चैप्टर है जिसकी बात हम करने जा रहे हैं, वो वन संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है। इसको हम लोग देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट, और लास्ट में इस पे आधारित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में या पहले के पूछे गए हैं, उनको भी हम प्रैक्टिस सेट में कराएंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे संबंधित पॉइंट। पहला है वन संरक्षण अधिनियम। ठीक, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन अवश्य बनते हैं हर एग्जाम में। वन संरक्षण अधिनियम स्थापना 1980 में हुआ था, संशोधन 1988 में। उद्देश्य क्या था इसका? वनों की कटाई को सीमित करना, जैव विविधता के संरक्षण और वन्य जीवों को बचाना। वन संरक्षण अधिनियम 1980 एक कार्य की भारत की संसद वनों के संरक्षण और उससे जुड़े मुद्दों या सहायक या आकस्मिक उपचार के लिए प्रदान करने के लिए बनाया गया। इसे 1988 में संशोधित किया गया। यह कानून पूरे भारत में फैला हुआ है। एक मिनट। यह अधिनियम 25 अक्टूबर 1980 को लागू हुआ। यह अधिनियम 1980 में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। अधिनियम की धारा 1 लघु शीर्षक विस्तार और प्रारंभ होने की तिथि बताती है। इसमें कहा गया है कि फर्स्ट है, इस अधिनियम को वन संरक्षण अधिनियम 1980 कहा जा सकता है। दूसरा है, यह पूरे भारत में फैला हुआ है। तीसरा है, यह माना जाएगा कि यह 25 अक्टूबर को लागू होगा। 1980 अधिनियम की धारा 2 वनों के संरक्षण या गैर वन प्रयोजन के लिए वन भूमि के उपयोग के लिए राज्य सरकार पर प्रतिबंध के बारे में है। यह राज्य सरकार को निर्देश जारी करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के अलावा प्रतिबंधित करता है। पहला है, किसी भी कानून में किसी भी आरक्षित वन अभिव्यक्ति आरक्षित वन के अर्थ में उस राज्य में लागू होने के समय या किसी भी हिस्से को आरक्षित नहीं किया जाएगा। किसी भी वन भूमि या उसके किसी भी हिस्से को किसी गैर वन उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी वन भूमि या उसके किसी हिस्से को पट्टे के माध्यम से सौंपा जा सकता है, या अन्यथा किसी भी निजी व्यक्ति या किसी भी प्राधिकरण, निगम, एजेंसी या किसी अन्य संस्था के पास जो सरकार द्वारा स्वामित्व प्रबंधित या नियंत्रित नहीं है। चौथा है, किसी भी वन भूमि या उसके किसी भी हिस्से को उन पेड़ों से साफ किया जा सकता है जो उस भूमि में स्वाभाविक रूप से उगे हैं या भाग पुनर्नवीकरण के लिए इसके उपयोग करने के उद्देश्य से हो। नेक्स्ट, जैसा कि स्पष्टीकरण में प्रावधान किया गया है, गैर वन उद्देश्य का अर्थ चाय, कॉफ़ी, मसाले, रबड़, हथेलियों, तेल असर वाले पौधों, बागवानी फसलों या औषधि खेती के लिए किसी भी वन भूमि या उसके हिस्से को तोड़ना या साफ करना, पौधा पुनः भंडारण के अलावा किसी भी उद्देश्य, लेकिन जंगलों और वन्य जीव के संरक्षण, विकास और प्रबंधन से संबंधित कोई कार्य या सहायक शामिल नहीं है, अर्थात चेकपोस्ट, फायर लाइन, वायरलेस संचार और बाड़ लगाने का निर्माण, पुल और पुलिया, बांध, वाटर होल, खाई के निशान, सीमा के निशान, पाइपलाइन या अन्य उद्देश्य। अधिनियम की धारा 3 सलाहकार समिति के गठन से संबंधित है। यह केंद्र सरकार को ऐसे व्यक्ति को एक समिति का गठन करने की शक्ति देता है जो सरकार को इस अधिनियम के अनुभाग में निषिद्ध उद्देश्य के लिए अनुमोदन के संबंध में सलाह देने के लिए उपयुक्त हो सकता है, या वनों के संरक्षण से जुड़ा कोई अन्य मामला जिसे केंद्र सरकार द्वारा संदर्भित किया जा सकता है। धारा 3A अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी धारा 2 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या उसका उल्लंघन करता है, उसे साधारण कारावास की सज़ा दी जाएगी, जो कि 15 दिनों तक बढ़ सकती है। धारा 3B उन मामलों से संबंधित है जिनमें अपराध प्राधिकरण या सरकारी विभागों द्वारा किए जाते हैं। ऐसे मामलों में यह कहा जाता है कि विभाग के प्रमुख को दोषी माना जाएगा, हालांकि यदि वह साबित करता है कि यह उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने इस तरह के अपराध को रोकने के लिए सभी उचित परिश्रम का उपयोग किया था। धारा 4 नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है। दूसरा है, इस अधिनियम के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम को संसद भवन के प्रत्येक सदन के समक्ष पेश किए जाने के बाद जैसे ही हो सकता है रखा जाएगा, जबकि यह सत्र में कुल
3 दिनों के लिए है, जिसमें एक सत्र शामिल हो सकता है 2 या अधिक क्रमिक सत्रों में, और यदि सत्र की समाप्ति से पहले, सत्र के तुरंत बाद या क्रमिक सत्र पूर्वोक्त दोनों सदन नियम में कोई संशोधन करने पर सहमत होते हैं या दोनों सदन सहमत होते हैं कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए। नियम इसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी हो सकता है या कोई प्रभावी नहीं हो सकता है जैसा कि मामला हो सकता है। हालांकि इस तरह का कोई भी संशोधन या विलोपन उस नियम के तहत पहले की गई किसी भी वैधता के पक्षपात के बिना होगा। धारा 5 निरसन और बचत से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि वन संरक्षण अध्यादेश 1980 इसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। इस तरह के निरसन के बावजूद इस आदेश के प्रावधानों के तहत किए गए कुछ भी या किसी भी कार्रवाई को इस अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत किया गया या लिया गया माना जाएगा। अब देखते हैं प्रावधान वन संरक्षण नियम के। वन संरक्षण नियम 2022 के प्रावधान समितियों का गठन। इसमें सलाहकार समिति प्रत्येक एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों में एक क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति और राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार के स्तर पर एक स्क्रीनिंग समिति का गठन किया। क्षतिपूरक नवीकरण में हम लोग अब देखेंगे। पर्वतीय या पहाड़ी राज्य वन भूमि को अपने भौगोलिक क्षेत्र के 2/3 से अधिक कवर करने वाले हरित आवरण के साथ या राज्य केंद्र शासित प्रदेश अपने भौगोलिक क्षेत्र के 1/3 से अधिक को कवर करने वाले वन भूमि के अंतरण में सक्षम होंगे। इसके अलावा अन्य राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों जहां कवर 20% से कम है में प्रतिपूरक वनरोपण करना है। अब देखेंगे निजी वृक्षारोपण की अनुमति। इसमें क्या है? यह नियम निजी पार्टियों के लिए वृक्षारोपण करने और उस भूमि को उन कंपनियों को बेचने का प्रावधान करता है जो आवश्यक प्रतिपूरक वनीकरण लक्ष्यों से प्रेरित है। नवीन नियमों से पहले राज्य निकाय एफएससी को दस्तावेज अग्रेसित करते थे जिसमें इस स्थिति की जानकारी भी शामिल होती थी कि क्या संबद्ध क्षेत्र में स्थानीय लोगों के वन अधिकारों का निपटान किया गया था। अब ग्राम सभा की सहमति की आवश्यकता नहीं। इसमें हम लोग देखेंगे नए नियमों के अनुसार एक परियोजना जिसे एक बार एफसी द्वारा अनुमोदित कर राज्य के अधिकारियों को सौंप दी जाएगी प्रतिपूरक निधि और भूमि एकत्र करेंगे एवं उसे अंतिम अनुमोदन के लिए संसाधित करेंगे। पहले ग्राम सभा या क्षेत्र के गांवों में शासी निकाय की सहमति के लिए वन भूमि के परिवर्तन हेतु लिखित सहमति की आवश्यकता होती थी। अब वनों में निर्माण कार्य की अनुमति। इसमें देखेंगे वन सुरक्षा उपायों और आवासीय इकाइयों एक मुफ्त छूट के रूप में 250 वर्ग मीटर के क्षेत्र तक सहित वास्तविक उद्देश्यों के लिए संरचनाओं के निर्माण कार्य के अधिकार की अनुमति है। अब आ गया इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा ये भारतीय वन अधिनियम। ये सब क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। भारतीय वन अधिनियम 2019 की परिकल्पना भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन के रूप में की गई है। यह भारत के वनों की समकालीन चुनौतियों का समाधान करने का एक प्रयास है। इसमें वन अपराध को रोकने के लिए हथियारों आदि का उपयोग करते हुए वन अधिकारी को क्षतिपूर्ति प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया है। संशोधन मसौदा के अनुसार वन अधिकारी जिसका पद रेंजर के पद से नीचे न हो के पास वन अपराधों की जांच करने और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत तलाशी करने या तलाशी संबंधी वारंट जारी करने की शक्ति होगी। कोई भी वन अधिकारी, वनपाल या उसके बड़े पद पर पदस्थ अधिकारी किसी भी समय अपने क्षेत्राधिकार के अंदर किसी भी भूमि में प्रवेश कर सकता है और निरीक्षण कर सकता है। इस अधिनियम में वनों से प्राप्त खनन उत्पादों और सिंचाई या उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले पानी के आकलित मूल्य का 10% तक वन विकास उपकर के रूप में प्रस्तावित किया गया था। यह राशि एक विशेष कोष में जमा की जाती और इसका उपयोग विशेष रूप से नवीकरण, वन संरक्षण और वृक्षारोपण, वन विकास संरक्षण से जुड़े अन्य सहायक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाना था। अब देखेंगे इस संशोधन मसौदे के विवादास्पद तथ्य कौन कौन है, क्या है, ये सब देखेंगे। वन अधिकारियों को कानूनों के उल्लंघन करने वाले आदिवासियों को गोली मारने का पूर्ण अधिकार दिया गया था। किसी फॉरेस्ट गार्ड द्वारा अपराधी को मारे जाने की स्थिति में राज्य सरकार तब तक उस मामले पर अभियोजन शुरू नहीं कर सकती थी जब तक कि किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट के अधीन इस मामले की जांच शुरू न हो। नए संशोधन के तहत वन विभाग किसी भी जंगल को आरक्षित घोषित करने और वनों में निवास करने वाले समुदायों को उनकी पैतृक भूमि से अलग करने का अधिकार दिया गया था। इससे अपने जीवन यापन के लिए वनों पर निर्भर जनजातियां आबादी बहुत अधिक प्रभावित होती हैं। और फिर से पॉइंट जो आएगा वो भी इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन से? ये
वन्य जीव संरक्षण। वन्य जीव वर्ग में वे सभी जीव आते हैं जो गैर पालतू हैं। वन्य जीव सुरक्षा और संरक्षा के लिए कई नियम कानून बनाए गए हैं जो निम्नलिखित है। तो जो है उनको हम लोग देखेंगे एक एक करके। मद्रास वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1873, वाइल्ड बर्ड प्रोटेक्शन 1887, बंगाल राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट 1932, असम राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट 1954, सेंट्रल बोर्ड ऑन वाइल्ड लाइफ 1952, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ऑल इंडिया एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1989। आगे है जो पॉइंट वो भी इम्पॉर्टेंट है। वन्य जीव संस्थान, भारतीय वन्य जीव संस्थान, इसमें देखते हैं इस संस्थान की स्थापना 1982 ईस्वी में की गई। यह भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की निगरानी में एक स्वायत्त संस्थान के रूप में स्थापित किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थान है जो वन्य जीव अनुसंधान एवं प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और अकादमिक कोर्स का संचालन करता है। यह संस्थान उत्तराखंड राज्य के देहरादून जनपद में स्थापित है। भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना वर्ष 1982 में एक स्वायत्त संस्था के रूप में हुई। यह संस्थान दक्षिण पूर्व एशिया में वन्य जीव तथा संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन में श्रेष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान है। इसका काम वन्य जीव विज्ञान में बेहतर सूचना एवं ज्ञान उत्पाद पेश करना एवं विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए क्षमता सृजन कार्यक्रमों में इन्हें शामिल करना है। वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972, इसमें हम लोग देखेंगे भारत देश ने वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए तस्करी, अवैध शिकार व वन्य जीवन और वनोत्पादों के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया। इस एक्ट में जनवरी 2003 में संशोधन करके इसका नाम भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 रखा गया। इस अधिनियम में कठोर दंड तथा जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। यह अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को और अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। अब जो हेडिंग है वो है वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022। वन्य जीव संरक्षण संबंधी मामले अभी तक अलग अलग विभिन्न कानूनों द्वारा निपटाए जाते थे, परंतु नए संशोधन अधिनियम द्वारा अब इसे एक ही अधिनियम द्वारा निपटाया जाएगा। यह संशोधन 1972 के अधिनियम में किया गया है। इस अधिनियम द्वारा वन्य जीव के संरक्षण, विदेशी प्रजातियों के पौधों और पशुओं के अवैध आयात निर्यात की रोकथाम, वन भूमि के संरक्षण एवं वन क्षेत्र में सदियों से रह रही जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा के अधिकार मिलेंगे। इस संशोधन अधिनियम द्वारा वन्य जीवों के अवैध व्यापार एवं इनसे जुड़े अपराधों हेतु जुर्माने में वृद्धि का भी उपबंध संशोधित अधिनियम में किया गया है। इस तरह के अपराधों के लिए अधिकतम 25,000 जुर्माने का प्रावधान अधिनियम में अभी तक था, परंतु अब इस राशि को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। यह संशोधन अधिनियम लाने का उद्देश्य साइट्स के तहत भारत के दायित्वों को प्रभावित करने का प्रयत्न करना है। अब आंदोलन से आते हैं। हेडिंग है वन संरक्षण आंदोलन। वनों को काटने से रोकने, प्राकृतिक संसाधनों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने के लिए भारतीय लोगों ने कई आंदोलन चलाए, जिससे पर्यावरण संरक्षण में बहुत मदद मिलती है। कुछ प्रमुख आंदोलन इस प्रकार हैं। तो ये आंदोलन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इनको जरूर देख लीजिएगा। पहला है चिपको आंदोलन। यह आंदोलन 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद में ग्रामीणों व महिलाओं द्वारा चलाया गया है। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय हेतु वनों की कटाई को रोकना था। टिहरी गढ़वाल का नवजीवन आश्रम इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। चिपको आंदोलन का प्रारंभ राजस्थान के खेजडली गांव से प्रारंभ हुआ। 1973 में अजीत सिंह के आदेश पर काटे जा रहे खेजरी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई एवं उनकी 3 पुत्रियों ने पेड़ों से चिपककर उसका विरोध किया था, परंतु अजीत सिंह के लोगों द्वारा 363 लोगों को वृक्षों के साथ काट डाला गया। वर्तमान में चिपको आंदोलन की शुरुआत 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के रैनी गांव के जंगल के लगभग 2500 पेड़ों की कटाई की नीलामी थी। गौरा देवी व अन्य 21 महिलाओं ने नीलामी का विरोध किया और सफलता अर्जित की। इस आंदोलन के जनक सुंदरलाल बहुगुणा, देख लीजिएगा इनका, पूछता है कि किससे संबंधित थे। गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट और अन्य कार्यकर्ताओं में मुख्यतः ग्रामीण महिलाएं थीं। भारत सरकार ने अमृता देवी के नाम पर अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार प्रारंभ किया है। चिपको आंदोलन के तहत तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1980 में उत्तर प्रदेश के हिमालयी वनों में वृक्षों की कटाई पर 15 वर्षों के लिए रोक लगा दी थी। चिपको आंदोलन उत्तर में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में राजस्थान, पूर्व में बिहार और मध्य भारत में विंध्य तक फैला है। इस आंदोलन के तहत भोजन, चारा, ईंधन, रेशे और उर्वरक 5F को वरीयता दी है। इस आंदोलन का नारा
पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है। ये एग्जाम में पूछता है कि ये नारा पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता किससे संबंधित है, किस आंदोलन से, तो आप बताओगे चिपको आंदोलन से। अब देखते हैं नेक्स्ट जो आंदोलन है वो है अपिको आंदोलन। उत्तर को चिपको आंदोलन दक्षिण के कर्नाटक राज्य में अपिको आंदोलन के रूप में सामने आया। कन्नड़ भाषा में अपिको शब्द का अर्थ होता है गले लगाना। यह आंदोलन सितंबर 1983 में कर्नाटक के उत्तर में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में सलकानी गांव से 5 किलोमीटर आगे चलकर कालासे वन के वृक्षों से लिपटकर खड़े हो गए ताकि उन्हें कटने से बचाया जा सके। यह आंदोलन पूरे जोश से लगातार 38 दिनों तक चलता रहा। तीसरा है आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसमें देखेंगे सरदार सरोवर बांध गुजरात नर्मदा नदी पर बना हुआ है। यह परियोजना गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राज्यों की सम्मिलित बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना द्वारा लगभग 1 लाख लोगों के विस्थापित होने एवं 37,000 हेक्टेयर भूमि के जलमग्न होने का खतरा था। इसमें 58% आदिवासी शामिल थे। यह आदिवासियों, किसानों, पर्यावरणविदों एवं मानवाधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा चलाए जाने वाला बड़ा आंदोलन था। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व मेघा पाटेकर, बाबा आमटे एवं अरुंधति राय द्वारा किया गया। चौथा आंदोलन है जंगल बचाओ आंदोलन। सर्वप्रथम यह आंदोलन 1980 में बिहार राज्य में प्रारंभ हुआ, तत्पश्चात झारखंड और उड़ीसा तक पहुंच गया। यह आंदोलन झारखंड राज्य के सिंहभूम जनपद के आदिवासियों द्वारा तब चलाया गया जब सरकार ने प्राकृतिक जंगल को काटकर वहां पर कीमती सागौन के वृक्षों को लगाना प्रारंभ किया। पांचवा आंदोलन है नवदान्या आंदोलन। यह आंदोलन 1982 में वंदना शिवा द्वारा जैव विविधता संरक्षण एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किया गया। छठा है विकास के विकल्प। इसमें देखते हैं यह गैर सरकारी संगठन है। इसे 1983 में अशोक खोसला ने स्थापित किया था। इन्होंने जमीनी स्तर पर वित्तीय, सामाजिक, पर्यावरणीय स्थिरता के हेतु कार्य करना प्रारंभ किया था। इसने संपूर्ण भारत में 3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया है। अब नेक्स्ट है आंदोलन वो है बलिया पाल आंदोलन। यह आंदोलन भारत के पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी के पास उड़ीसा के बालासोर जनपद के बलियापाल एवं भोगराय गांव में भारत सरकार द्वारा मिलिट्री स्टेशन बनाए जाने से 45,000 लोगों के विस्थापित होने की समस्या से संबंधित है। इन क्षेत्रों में रॉकेट एवं मिसाइल की टेस्टिंग से भूमि की उर्वरता खत्म हो सकती है। अब नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, गंगा बचाओ आंदोलन। 8वां, यह एक अहिंसात्मक आंदोलन है जो गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए चलाया गया है। गंगा बचाओ आंदोलन को गंगा सेवा अभियान, पुणे स्थित राष्ट्रीय महिला संगठन एवं अन्य संगठनों द्वारा व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। 9वां है मैत्री आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत 1994 ईस्वी में उत्तराखंड के चमोली जनपद में कल्याण सिंह रावत द्वारा प्रारंभ किया गया था। शादी विवाह के अवसर पर दूल्हे के जूता की चोरी के रस्म में नेग की परंपरा को खत्म करते हुए दूल्हे द्वारा लड़की के मैती में एक पेड़ लगाने की रस्म ने आंदोलन का रूप ले लिया। नेक्स्ट आंदोलन है बिश्नोई आंदोलन। यह आंदोलन 500 वर्ष पहले 15वीं शताब्दी में संत जामोनजी द्वारा राजस्थान में प्रारंभ किया गया था। 11वां है साइलेंट वैली आंदोलन। यह आंदोलन 1973 में साइलेंट वैली संरक्षित वन क्षेत्र को जल विद्युत प्रोजेक्ट से बचाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। यह आंदोलन केरल में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य कुंतीपुषा नदी पर बनने वाले बांध की परियोजना को रद्द करवाना था। और देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट बनेंगे जो अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं उससे रिलेटेड है, तो उसको एक बॉक्स में दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लिखा है, अवश्य देखें। तो देखते हैं कि कौन कौन सा है इसमें। नर्मदा बचाओ आंदोलन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना की देन है? तो अभी हम लोग पढ़े थे उधर गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो वन कटाई के विरुद्ध था। 15वीं शताब्दी में संत जाम्भोजी ने राजस्थान में कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो बिश्नोई आंदोलन था। 1982 में नवदान्या आंदोलन की स्थापना किसने किया था? तो वो वंदना शिवा ने किया था। नेक्स्ट है अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वह है वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट है किस आंदोलन से प्रभावित होकर कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री फ्लोरा डोनाल्ड आंदोलन के प्रवर्तक कल्याण सिंह रावत से मिलने आई थी? तो वो है मैती आंदोलन। नेक्स्ट है टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक की लेखक या लेखिका का नाम क्या है? तो वो है
वंदना शिवा। एग्जाम में पूछता है बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है या लेखिका कौन है, तो आप बताइएगा वंदना शिवा। नेक्स्ट है फूलों की घाटी अवस्थित है, तो वो उत्तराखंड में स्थित है। गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित हैं, तो वह चिपको आंदोलन से। सामाजिक वानिकी और पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना संस्थान कहाँ स्थित है, तो वो प्रयागराज में है। नेक्स्ट है भारतीय वन सर्वेक्षण का गठन कब किया गया था, तो किया गया था 1 जुलाई 1981 को। भारतीय वानिकी चार्टर की उद्घोषणा किसकी सिफारिश पर की गई थी, तो डॉक्टर क्लेलैंड के। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आप बताओगे कोलकाता में। उत्तर प्रदेश का पहला गो अभयारण्य खोला गया, तो मिर्जापुर में, करंट के हैं। अमेजन वर्षा वनों द्वारा पृथ्वी पर ऑक्सीजन उत्पादित होती है, तो 20% से अधिक। ठीक, अब देखते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न किस किस तरह के एग्जाम में पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में, तो उनको हम लोग बिना देरी किए देखते हैं। पहला है भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो हुआ था 1972 में। ठीक, दूसरा है इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो वह है राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह कहाँ के हैं, राजस्थान के। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है। सलीम अली पक्षी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट है भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1980 में किया गया था। मैती आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, तो वो है आपका उत्तराखंड से। डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर्यावरण आंदोलनों को राज्य के आधार पर सुमेलित कीजिए, तो पहले सूची में आंदोलन है, दूसरे सूची में आपका राज्य है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जंगल बचाओ आंदोलन, तो ये जो संबंधित है किस राज्य से, बिहार से। उसके बाद चिपको आंदोलन किससे संबंधित था, उत्तराखंड से। अपिको आंदोलन किससे, किस राज्य से, तो कर्नाटक से। अब विश्नोई आंदोलन जो था वो गोंडा से। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 4, 3, 2, 1 इसके मिल रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन में दिया है जो बी वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। किस आंदोलन का उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण तथा जैविक खेती को बढ़ावा देना था, तो नवदान्या आंदोलन से संबंधित था। विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं, तो 5% पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने के हवाई छायाचित्र उपयुक्त है, तो वो आपका है लघु पैमाने वाले हवाई छायाचित्र। ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित है, तो वो आपका है नंदा देवी जय मंडल आरक्षित क्षेत्र। ये ऑप्शन इसका सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था, तो कब हुआ था आयोजित, 1997 में। अच्छा यहीं पे अगर कह दें कि पहला क्या होगा, ठीक है, तो पहला कब हुआ था, वो हुआ था 1992 में। ठीक है, 92 में हो गया। उसके बाद क्या होगा, अब जैसे रियो 5 दिया रहता है ना, रियो 5, तो रियो जो 5 यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, रियो 5 +5 है, तो इसमें 5 जोड़ दीजिए। जब आप 5 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 1997। आई होप कि आपको मालूम हो गया होगा। ठीक है, इसका मतलब रियो पृथ्वी रियो पहला हुआ था 1992 में। +5 कर रहा, तो 5 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर आ जाए जैसे +10 आ जाए, सपोज डैट अगर 10 दिया है तो आप क्या करोगे, 1992 में 10 को जोड़ दोगे, तो 2000 क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक, इसी को पहले वाले को पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता था। चलिए बिना देरी किए देखते हैं नेक्स्ट। भारत के किस क्षेत्र में लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन करके जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं मेघालय में। ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ह्रास का मुख्य कारण है, तो क्या कारण है, वो औद्योगिक विकास है। सी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्न में से किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता था, तो सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वो है वन सुरक्षा पर श्रेष्ठ साहित्य। सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है, तो देहरादून में है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र घिरे हुए हैं,
तो किससे घिरे हुए हैं? घने जंगलों से। ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्य जीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है? तो वह है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। अब बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक, ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क और अभ्यारण्य है। तो वह है मध्य प्रदेश में। सही ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है? तो वो है लखनऊ में। ये सब एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्नलिखित में से कौन सा से प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता है? तो इसमें घड़ियाल, भारतीय जंगली गद्दा, जंगली भैंस, ये तीनों क्या होंगे? तीनों का शिकार नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर जो होगा वो डी वाला होगा। डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ एनजीओ समर्पित है? तो वो है आपका WWF फॉर नेचर भारत। ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो वो है UNDP, संयुक्त राष्ट्र डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र प्रोग्राम हो जाएगा, विकास प्रोग्राम। ये ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, ये रहा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हम लोग आज का जो चैप्टर है समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।